दोस्तों फाइनली ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़रूर कुछ तो बड़ा होने वाला है कि जब पहली बार 6 महीने में अमेरिका ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका ने की है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि भाई अमेरिका ऐसे ही जारी नहीं करता है। उन्होंने जब रशिया वाले मैटर में की थी फ़ौरन वॉर शुरू हो गई थी। जब अफ़गानिस्तान में की थी फ़ौरन तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। और अमेरिका के अलावा रशिया ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। रशिया ने तो कहा था कि सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं, पूरे ही मिडिल ईस्ट में जाने से उसके सिटीजन्स को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि इस बार सिर्फ ज़बान से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईरान अटैक करेगा। और ईरान ने अटैक कर दिया है। मगर क्योंकि ये वीडियो मैं 14 अप्रैल की रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 2-3 बजे के वक्त, तो उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ अनकन्फर्म्ड खबरें ही आ रही हैं। फिलहाल अटैक की खबर तो कन्फर्म हो चुकी है। खुद इसराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली ऐलान हो गया है। अमेरिका के पेंटागन ने भी कह दिया है कि इसराइल अंडर अटैक। यानी खबर तो कन्फर्म है। बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। शहीद जो ड्रोन है ईरान के, वो उनकी पूरी खेप भेजी गई है इसराइल की तरफ, दर्जनों की तादाद में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब कोई खबर डेवलपिंग होती है तो उस वक्त जो खबरें लगातार आ रही होती हैं उनमें से आधी सच होती हैं, आधी झूठ होती हैं, आधी पार्शियली सच होती है, मतलब आधी सच आधी झूठ, उसमें मसाला लगा हुआ होता है। तो जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता है, जब तक मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊंगा तो जाहिर है आपका वक्त बर्बाद होगा और आपके साथ मैं खयानत करूंगा। तो इसीलिए जो अटैक हुआ है, किस तरीके से हुआ, क्या क्या हो रहा है, इसका क्या नतीजा होगा, क्योंकि अभी तक तो उसके जो भेजे हुए ड्रोन हैं वो इसराइल तक पहुंचे भी नहीं हैं, उसकी मिसाइल्स वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में तो बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि जहां से ईरान ने इस अटैक की शुरुआत की थी। क्योंकि इस मेन अटैक से पहले भी उसने एक ऐसा काम किया था इसराइल के खिलाफ जिसको अटैक की शुरुआत माना जा रहा था। सैटरडे यानी हफ्ते के दिन ही ईरान की तरफ से पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में एक जो कंटेनर जहाज था उसको सीज किया गया, उसको अपने अंडर में ले लिया गया। यानी उस पर कब्जा करके उसके जो आईआरजीसी के लोग थे, जो फौजी थे, वो उसको ईरान की तरफ ले गए। अब ये जो ईरान ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक जहाज को कंट्रोल में लिया है, इजरायली जहाज को, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो गाजा, तो जो यमन के हूतीस हैं, उन्होंने भी इसराइल के एक जहाज को बिल्कुल ऐसे ही बंदी बनाया था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। वीडियोस और फोटोज जो आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से आईआरजीसी के जो फौजी हैं, जो मेंबर हैं, वो ऊपर से उतर रहे हैं रस्सियों के जरिए से और फिर उन्होंने इसको कंट्रोल में ले लिया है। आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप्स, ये जो एक फौज है, ये ईरान की ही एक फौज है जो बहुत ताकतवर मानी जाती है। और ये वही फौज है जिसने सीरिया में जब इसराइल की तरफ से उसकी एम्बेसी पर हमला हुआ ईरान की, तो उसमें जो लगभग 11-10 के करीब लोग मारे गए थे, उसमें से 7 लोग इसी के मेंबर थे, इसी फौज के, स्पेशल फौज के। तो इसी ने ही इस जहाज पर कंट्रोल लिया है, इस जहाज पर कब्जा किया है। उसके बाद ये लोग धीरे-धीरे ईरान की तरफ ले गए, ईरान का जो बॉर्डर होगा, यानी जो बॉर्डर बॉडी होगी, उसकी तरफ ले गए। वो इसलिए क्योंकि इस जहाज़ को जो कंपनी ओन करती है, वो एक लंदन बेस्ड बताई जा रही है और उसका जो मालिक है वो दरअसल इज़राइल का ही एक बिलियनर इंसान है जिसका नाम बताया जा रहा है इयाल ऑफर करके कुछ। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली ही कहिए, लेकिन ये इज़राइल का ही जहाज़ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प और सबसे अजीबोगरीब एंगल निकल कर आया, वो निकल कर आया हमारे इंडिया का। शायद ये तो एक कम ही प्रॉब्लम की बात थी कि ये जहाज़ यूएई से इंडिया की तरफ आ रहा था। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि बाद में ये पता चला कि इसके अंदर जितने लोग मौजूद थे, मतलब जो क्रू मेंबर्स वगैरह थे, जो अंदर काम करते हैं, जो मैनेज करते होंगे जहाज को, तो उन 25 लोगों में से लगभग 17 के करीब इंडिया के बताए जा रहे हैं। अब ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि मोदी जी क्या करते हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। क्या बिल्कुल रशिया वाले मैटर की तरह ही एक फ़ोन कॉल लगा के पूरी जंग रुकवा कर फिर उनको बाहर निकालेंगे, या फिर किसी और तरीके से इसराइल वगैरह से कॉन्टैक्ट करेंगे और कहेंगे भाई फोर्सफुली निकालो। देखा जाएगा, वो तो एक इंडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है बड़ा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईरान के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इनका हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहा है, तो मुझे लगता है पर्सनली कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आसानी के साथ इंडियन जो मेंबर होंगे वो बाहर निकल ही आएंगे जब इंडिया ईरान से डायरेक्टली बात करेगा। जहाज़ के सीज़ होने के बाद जाहिर है ईरान ने भी ऑफिशियली कबूल कर ही लिया है कि हाँ भाई, हमने कब्ज़ा किया है, इसराइल का जहाज़ है इसीलिए। दूसरी तरफ इसराइल ने भी मान लिया है कि हाँ, एक जहाज़ पर हमारे इस तरह से कब्ज़ा हो चुका है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने तो बयान में यूरोपियन देशों को मुखातब करते हुए कहा कि देखो भाई, ये इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये तो एक तरीके से जहाज़ की
जहाज़ को लूटा जा रहा है, बिल्कुल लुटेरों की तरह काम किया जा रहा है। तो जो यूरोपियन देश हैं, जो वर्ल्ड की ताकतें हैं, उनको चाहिए कि ईरान के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाएँ। अब ये देखने वाली बात है कि ये इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने भी कुछ दिन पहले ही दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया है। इससे बड़ा कोई इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो सकता है? इन्हें खुद सोचना चाहिए। फिलहाल अब आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर इस जहाज़ को ईरान ने अपने कंट्रोल में लिया है, इस पर कब्ज़ा किया है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो छोटा-सा इलाका, एक पट्टी है समुद्र की, जो जो हमारा हिंद महासागर है, उसको पर्शियन गल्फ़ के साथ जोड़ती है। इस छोटी-सी पट्टी को, इस छोटे से समुद्री इलाके को, जो एक नहर की तरह दिखता है हमको मैप में, अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया का सबसे कीमती और सबसे सेंसिटिव इलाका है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ के चारों तरफ जो देश हैं, यही वो देश हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और गैस मौजूद है। यानी दुनिया में सब जगह से जो दुनिया दुनिया जो तेल और जो गैस वगैरह कंज़्यूम कर रही है, जो इस वक़्त एक गोल्ड की तरह है, बड़े खज़ाने की तरह है, वो सब इसी इलाके से जाता है। और जब इस इलाके से जाता है, तो ज़ाहिर है उसको इस छोटी-सी समुद्री पट्टी से होकर गुज़रना पड़ता है सारे जहाज़ों को। तो इसीलिए इसको सबसे कीमती और अहम माना जाता है, और ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी भी जंग हुई, तो ईरान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करेगा और इसको ब्लॉक करके, इसको पूरी तरीके से बंद करके, वो चंद लम्हों के अंदर दुनिया की बड़ी-बड़ी इकोनॉमी को झुकने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि आज के दौर में अगर गैस और तेल बंद हो जाए, तो आप इमेजिन कीजिए क्या हाल होगा। बाकी इस वीडियो में तो ज़्यादा डिटेल के साथ समझाना या फिर आपके लिए समझना मुश्किल ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किस कीमती चीज़ का नाम है। अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो मेरा मेन चैनल है, जिस पर मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए से बताता हूँ, बढ़िया तरीके से एडिटिंग के ज़रिए से, वहाँ पर मैंने जो वीडियो बना रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और आगे आरएच नेटवर्क यानी मेरे मेन चैनल का नेम लिख देना, वो वीडियो आ जाएगी। उसमें आप समझ सकेंगे कि ये किस चीज़ का नाम है और क्यों इतनी ज़्यादा कीमती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। फिलहाल एक खबर वेस्ट बैंक से भी आ रही है। वेस्ट बैंक में सैटरडे के दिन से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर जो सेटलर्स हैं, यानी जो गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा करके वहाँ पर रह रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के इलाके में इज़राइली लोग, उन्होंने बुरी तरीके से आतंक मचा रखा है। बहुत सारे जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं, उनकी बहुत सारी दुकानों में आग लगा दी है, बहुत सारे घरों को आग के हवाले कर दिया है। और जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक इंसान के शहीद होने की भी खबर आ चुकी थी, एक फ़िलिस्तीनी इंसान की। तो कुल मिलाकर इज़राइल ने हर तरफ आतंक मचा रखा है, हर तरफ वो जंग कर रहा है, गाज़ा में जंग कर रहा है, ईरान से जंग कर रहा है, उधर सीरिया और इराक में जब चाहता है हमले कर देता है, ज़ाहिर है फिर उधर से भी हमले होते हैं। और वेस्ट बैंक में उसके सेटलर्स ये आतंक जो मचा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो फ़िलिस्तीन की सपोर्ट वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक में आतंक मचा रखा है, बल्कि खुद अमेरिका तक को बार-बार इज़राइल को टोकना पड़ता है कि इनको कंट्रोल में करो, वरना फिर हालात इतने बुरे होंगे कि हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इवन आपको याद होगा, कुछ वक़्त पहले ही अमेरिका की तरफ से सेटलर्स के ऊपर बैन लगाया गया है कि वो लोग अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आतंक मचा रहे हैं, वहाँ पर फ़िलिस्तीनी लोगों को सता रहे हैं। अब आप सोचिए, वो अमेरिका जो इज़राइल की हर जुर्म पर पर्दा डालता है, अगर वो भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर है, यूरोप के कई देश भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हैं, तो फिर सोचिए किस लेवल का वो लोग आतंक वहाँ पर मचा रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक अंत होता है, ज़ुल्म तो ज़ुल्म है, ख़त्म हो जाता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे भी ईरान, इज़राइल और गज़ा के पूरे मैटर पर अपडेटेड रहने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं दोबारा से आऊँ, तो आप लोगों तक मेरी ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके।